दोस्तों, इस अहंकारी लड़की का नाम स्टीला है और ये एक बहुत अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। इसकी अमीरी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। इसकी अमीरी तो इसके मुंह से टपक रही है। घर से निकलने पर नौकर चाकर इसके पैरों के नीचे रेड कारपेट बिछा देते हैं। इसे गुची जारा के शोरूम से महंगे महंगे कपड़े खरीदना और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने के अलावा कोई काम नहीं। इसके पिता फ्रांसिस बहुत बड़े आदमी है जो अपनी मेहनत, कड़ी तपस्या और लगन से एक एक चवन्नी इकट्ठा करके अमीर हुए हैं। स्टीला के अलावा उनके और दो नालायक जायज बेटे भी है जो उनके संपत्ति और जायदाद का बराबर हकदार भी है, जिसमें से फिलिप नाम का ये मोटा सा बच्चा अपने बाप के लाखों लाखों डॉलर उड़ाता है और बदले में उन्हें फ्री फोकट में अपनी घटिया घटिया चुटकुले जैसा बिजनेस आइडियाज बताता है। फ्रांसिस का और एक बेटा एलेक्जेंडर बाकी दोनों की तरह ही नालायक है और कॉलेज जाने के बहाने प्रिंसिपल की बीवी के साथ रंगरलिया मनाता है, यानी साफ साफ वो एक नंबर का लौंडियाबाज है। इधर स्टीला बात बात पर अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती है। वो घर से बिना मेकअप के निकलती नहीं, यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट की छोटी छोटी गलतियों पर भी वो उसके ऊपर आग बबूला हो जाती है। उसका एक टॉम नाम का शैतान बॉयफ्रेंड भी है जिसको वो अपना दुखड़ा बताती है कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट की छोटी सी गलती की वजह से वो बदसूरत दिखाई दे रही है। बदले में टॉम कहता है, नहीं जानू, तुम एकदम परियों की जैसी लग रही हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से, मेरा मतलब तुम्हारे मन से प्यार करता हूँ। दरअसल टॉम एक नंबर का मक्कार है और वो स्टीला के साथ शादी करके रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। इधर अगली सुबह फिलिप अपने पिता के ऑफिस जाकर उन्हें अपना एक फुद्दू सा बिजनेस आइडिया बताता है और इसके लिए उनसे 100 करोड़ डॉलर मांगता है। फ्रांसिस ने अपनी बीवी के मरने से पहले उसे वादा किया था कि वो उनके बेटे को कभी नहीं डांटेगा, इसीलिए वो फिलिप को कुछ नहीं कह पाता और फिलिप को एक फोटो देकर वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ टॉम एक रेस्टोरेंट में स्टीला के पैसों से अय्याशी करके उसे गाना सुना रहा था। वहाँ पर स्टीला की पौने दर्जन दोस्त भी थी जो टॉम के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर स्टीला बहुत ईर्ष्यालु होकर उस रेस्टोरेंट के वेटर के पास जाती है और उसे झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर मैथ्यूज नाम का और एक वेटर आता है जो कि दरअसल स्टीला का बचपन का दोस्त भी है और उसकी माँ स्टीला के घर पर पिछले 20 वर्षों से केयरटेकर की नौकरी भी करती है। मैथ्यूज यहाँ पर स्टीला को शांत करके वहाँ से भेज देता है। स्टीला इतनी अहंकारी थी कि बाहर सभी के सामने वो मैथ्यूज को अपने दोस्त का दर्जा भी नहीं दे पाती। उसी रात फ्रांसिस अपनी मरी हुई बीवी को उन दोनों के मिलीभगत से पैदा हुए उन तीनों नालायक बच्चों के किस्से बताता है। आज स्टीला की 21 वर्ष होने जा रही थी, यानी आज उसका जन्मदिन था, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसी के बाप के पैसों से एक बहुत बड़ा पार्टी रखता है जिसमें वो और स्टीला मिलकर लाखों डॉलर फूंक देते हैं। उस पार्टी में इतनी महंगी महंगी शराब थी कि उससे मेरे पूरे साल का खर्चा निकल जाए। उधर ऊपर से फ्रांसिस अपने पैसों को ऐसे उड़ते हुए देखकर अपने आप को कोस रहा था और सोच रहा था कि उसने किस मनहूस घड़ी में इन तीनों नालायकों को पैदा किया है। खैर, स्टीला टॉम को लेकर सीधा अपने बाप के टेबल पर पहुंचती है और उनसे कहती है कि वो टॉम से शादी करना चाहती है। फ्रांसिस जानता था कि टॉम उसकी बेटी से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है, इसीलिए वो टॉम से पूछता है, बेटा तुम क्या काम करते हो? मेरी बेटी से शादी करके तुम उसे क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे? जिसमें टॉम कहता है, पापा जी, अभी तो मैं काम के तौर पर सिर्फ आपकी बेटी से फुल टाइम प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे हलवा पूड़ी और देसी रबड़ी खिलाकर चांद तारों में भी रख सकता हूँ। इन सारी बातों से फ्रांसिस समझ जाता है कि उसका ये होने वाला दामाद बेरोजगार भत्ता के सहारे जिंदगी गुजार रहा है, इसीलिए वो अपनी बेटी को, इस नकरमन्ने को, उसकी जिंदगी से घी में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंक देने के लिए कहता है। तब स्टीला अपने पिता की बात को टालकर सभी के सामने उसके और टॉम के शादी के बारे में बताती है। इधर फ्रांसिस के पास तभी एक वीडियो आता है जिसमें उसका बड़ा बेटा फिलिप एक पूरा का पूरा यॉट को 10 लाख डॉलर में किराए पर लेकर उसमें अय्याशी कर रहा था। ये देखकर फ्रांसिस के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। तभी उसके छोटे बेटे एलेक्जेंडर के कॉलेज के प्रिंसिपल उसके पास आकर कहता है, फ्रांसिस, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे बेटे को हमारे कॉलेज में हुड़की दिलाया और तुम्हारा बेटा मेरी बीवी के साथ ही अफेयर कर रहा है। जो सब कहकर वो फ्रांसिस और एलेक्जेंडर के ऊपर आग बबूला होकर जोर जोर से चीखने लगता है। इधर तब तक आवाज सुनकर एलेक्जेंडर भी नीचे आ जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल की आधी नंगी बीवी और उसकी आधी नंगी दोनों बेटी भी। अब इन सारी दृश्यों को देखकर हर हिंदी मूवी की तरह ही फ्रांसिस को भी दिल का दौरा आता है। उसे तुरंत वहाँ से उठाकर प्राइवेट अस्पताल में पटक दिया जाता है जहाँ पर उससे भेंट करने के लिए उसके तीनों नालायक भी आए हुए थे। वो तीनों वहाँ पर अपने पिता की देखभाल करने के बजाय आपस में बहस कर रहे थे कि उन तीनों में से कौन अव्वल नंबर का नालायक है। ये सब कुछ देखकर फ्रांसिस समझ जाता है कि कुत्ते की टांग और गधे का सूंड कभी सीधी नहीं हो सकती, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर इन सबको सीधा करने के लिए एक योजना तैयार करता है। अगली सुबह हम उन तीनों नालायकों को घर के आंगन में पापा पापा कहकर इधर उधर दौड़ लगाते हुए देखते हैं। दरअसल उन तीनों का ही क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए उनके पास अभी अय्याशी और खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तब तक उन्हें बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है जो कि उनके दर्जन दर्जन
वर्जन कार और उनके पूरे संपत्ति को जब्त कर लेते हैं। अब उनके घर में पुलिस का मेला देखकर उन तीनों की ही फटकर 464 हो जाती है। तभी फ्रांसिस बंदूक लेकर उनके पास आता है और उन तीनों को पुलिस से छुपते छुपाते घर से बाहर लेकर जाता है। रास्ते में एक आदमी को बंदूक दिखाकर उससे उसका गाड़ी छीनकर फ्रांसिस उन तीनों नालायकों को बिठाकर वहाँ से निकल लेता है। आगे रास्ते में फ्रांसिस अपने तीनों नालायकों को बताता है कि उनके कंपनी के मैनेजर ने टैक्स देने में कुछ घपला किया है, जिस वजह से इनकम टैक्स वालों ने उनके कंपनी, उनके घर और उनकी सारी जायदाद को अपने गिरफ्त में कर लिया है और इसीलिए ही अब उन्हें यहाँ से भागना पड़ रहा है। अब क्योंकि वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके थे और उनके पास रहने के लिए कोई बंगला या फिर हवेली भी नहीं था, इसीलिए फ्रांसिस उन तीनों को अपने एक पुराने खटारा घर में लेकर आता है जिसको मकड़ी के जालों ने कब्जा करके बैठा हुआ था। उस घर में ना तो थी एसी और ना ही पंखा, खाने के लिए भी उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। इसीलिए फ्रांसिस उन तीनों को रात में फॉर्चून तेल से तलकर ब्रेड का एक एक टुकड़ा खिलाता है। अब पूरी रात मच्छरों से मरवाने के बाद सुबह होते ही फ्रांसिस उन तीनों को बर्तन अलार्म से उठाता है और कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए अब उन तीनों को ही कहीं पर भी मजदूरी करके पैसे कमाना होगा, वरना आज रात उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब उन तीनों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो थी, लेकिन काम के नाम पर उन्हें घंटा आता था। साथ ही साथ उस घर में सिर्फ एक ही संडास थी जिसमें भी कोई दरवाजा नहीं था, इसीलिए उन्हें मिल बांट कर ही संडास का उपयोग करना पड़ता है। खैर उधर अलेक्जेंडर भटकते भटकते एक बिल्डिंग के कुछ मजदूरों के पास जाता है और बहाने मारकर उनका पूरा का पूरा खाना चाट जाता है। दूसरी तरफ स्टीला घर से ऐसे निकली थी जैसे कि वो कोई काम पर नहीं बल्कि शॉपिंग करने आई हो। रास्ते में वो एक आदमी से उसका फोन मांगकर उससे अपने बॉयफ्रेंड टॉम को कॉल घुमाती है और कहती है कि वो उसके परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए वर्ल्ड टूर पर आई है। फिलिप भी उन दोनों की तरह ही नाकारा था। वो अपने एक दोस्त के पास जाकर उसे अपना वो घटिया सा बिजनेस आइडिया बताता है और इसके लिए उससे $1,00,000 मांगता है, जिसमें उसका दोस्त कहता है क्या $1,00,000, वो भी इस फुद्दू से आइडिया के लिए? जिसमें फिलिप कहता है क्यों, पिछली बार जब मैंने तुझे ये आइडिया बताया था तब तो तू कह रहा था कि ये बहुत बढ़िया खोज है, तो आज तुझे क्या हुआ? अब इन सब से फिलिप समझ जाता है कि जब तक जेब में गांधी तब तक पूरा का पूरा शहर तुम्हारे प्यार में अंधी, और जब पॉकेट खाली तब दुनिया में कोई तुम्हारे साथ नहीं। खैर पूरा दिन इससे उससे उधार मांगने के बाद भी उन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी भाड़े के टैक्सी से उतरकर स्टीला घर के अंदर बहुत सारा माल लेकर आती है। वो दोनों भाई सोचते हैं कि स्टीला उनके लिए बहुत सारा राशन लेकर आई है, लेकिन स्टीला भी उन्हीं की तरह ही बावली पूछ थी जो अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी। ये देखकर उन तीनों बाप बेटों का तो खून खौल जाता है, क्योंकि इधर उनके पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं और उधर स्टीला अपने लिए इतने सारे कपड़े लेकर आई है। पूछने पर स्टीला उन्हें बताती है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसने फिलिप की महंगी घड़ी उड़ा दी और उसे बेचकर जो पैसे मिले उसी से उसने ये शॉपिंग की। ये बात सुनते ही फिलिप गुस्से में आकर उसके कपड़े चबाने लगता है, क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी। तब तक वहाँ पर बाल्टी भरकर खाना लेकर फ्रांसिस का केयरटेकर और उसका बेटा मैथ्यूस आ पहुँचती है। फ्रांसिस उससे पूछता है अब तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर, इस जगह का आइडिया किसने दिया तुम्हें? जिसमें केयरटेकर कहती है मालिक, मुझे स्टीला ने कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि आप लोगों का बुरा दौर चल रहा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इतने वर्षों से आपने मुझे जो दिहाड़ी दी थी वो सारा पैसा मैंने बैंक में जमा करके रखा है, उन्हीं पैसों से आप लोग अभी जिंदा रही है, और वैसे भी वो पैसे आप ही की तो थे। जो कहकर वो जोर जबरदस्ती उनकी सेवा में लीन हो जाती है। फ्रांसिस जिसने इतनी मेहनत की सिर्फ अपने नालायक बच्चों को सुधारने के लिए, उसके पूरे किए धराए पर वो केयरटेकर पानी फेर रही थी, इसीलिए वो उससे कहता है देखो मेरे बच्चे इतने काबिल हो चुके हैं कि वो लोग रोजी रोजगार करके अपना और मेरा पेट पाल सके, इसीलिए तुम निकलो यहाँ से। जो कहकर वो उसे घर से निकलने का रास्ता दिखाता है। इधर मैथ्यूज स्टीला से कहता है कि उसके होटल में बर्तन साफ करने के काम पर वैकेंसी खाली है, जो कहकर वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल लेता है। खैर अगले दिन फिलिप अपने लिए काम ढूंढते ढूंढते एक कंपनी में पहुँचता है और इंटरव्यू के दौरान ही $50,000 का डिमांड करता है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस कंपनी में सिर्फ $50 में साफ सफाई का काम ही था। फिलिप ठहरा इतने बड़े कंपनी के मालिक का बेटा, तो वो कैसे $50 में काम करता, इसीलिए वो कंपनी के काम को छोड़कर भाड़े में एक रिक्शा ले लेता है। दूसरी तरफ स्टीला भी मुंह उठाकर मैथ्यूज के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और कम पगार में ही बर्तन साफ करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच मैथ्यूज उससे कहता है देखो, तुम्हें बर्तन साफ करने के अलावा लोगों को खाना भी परोसना होगा और इसके लिए तुम्हें अलग से टिप भी मिलेगी। खैर उधर फिलिप को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और ऊपर से दूसरे रिक्शे वाले उसके यात्रियों को अपने रिक्शे में बैठा रहे थे, जिससे फिलिप के साथ उस रिक्शे वाले की लड़ाई हो जाती है। अब वो दोनों भाई बहन तो कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उनका छोटा भाई अलेक्जेंडर किसी काम का नहीं था और वो घर पर पड़े पड़े आराम फरमा रहा था। शाम तक वो दोनों भाई बहने अपनी अपनी दिहाड़ी लेकर घर आते हैं। खाने में वो तीनों तो पास्ता चबा रहे थे, लेकिन उनके छोटे भाई अलेक्जेंडर को वो लोग
लोग खाना सूंघने तक नहीं देते क्योंकि उसने कमाया जो नहीं था। अलेक्जेंडर कहता है, तुम लोग मुझे पास्ता नहीं खिलाओगे तो क्या मैं भूखा रहूंगा? मैं जंगल के फल फूल खाकर भी जिंदा रह सकता हूँ। जिसके बाद वो जंगल में जाकर कुछ बेरीज को खा लेता है जिससे उसके पूरे शरीर में एलर्जी होने लगता है। अगले दिन फ्रांसिस उससे पूछता है, बेटा क्या तुम्हें कुछ काम नहीं आता? तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा? जिसमें अलेक्जेंडर कहता है कि उसे प्लम्बिंग का काम आता है। ये बात सुनकर फ्रांसिस के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अलेक्जेंडर से पूछता है, इतने अमीर बाप के बेटे होकर तुमने प्लम्बिंग का काम कब सीखा बेटा? इस बात पर अलेक्जेंडर कहता है, पापा दरअसल बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और तब मैंने स्कूल के लैट्रिन के सेप्टिक टैंक को हेड ऑफिस के टैंक से मिला दिया था और तभी मैंने कुछ दिनों के लिए प्लम्बिंग का काम सीखा था। खैर अब जो भी हो, उसे पखाना का काम तो आता था, इसलिए फ्रांसिस उसे लेकर घर की मरम्मत शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एक आदमी बार बार स्टीला को बहुत परेशान कर रहा था। ये बात जाकर स्टीला मैथ्यूज को बताती है। तब मैथ्यूज कहता है, तुम भी ऐसे ही पैसों के घमंड में चूर चूर होकर हम सबको ऐसे ही सुनाती थी और आज देखो तुम्हें ही ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ उस आदमी के खाने में थूक देते हैं और फिर स्टीला उस आदमी को वो खाना जाकर देती है जिसको वो आदमी बड़े मजे से खाता है। इन सब की वजह से स्टीला और मैथ्यूज धीरे धीरे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात वो चारों एक साथ बैठकर अपने बाप को अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि उन्होंने आज कितनी मेहनत की। खैर अगले दिन फिलिप के साथ उस रिक्शे वाले की लड़ाई हो जाती है। इसी बीच उस रिक्शे वाले की नजर फिलिप के जूतों पर जाता है जो कि किसी ब्रांडेड कंपनी के थे। वो रिक्शे वाला कहता है, अबे तूने ये जूता कहाँ से खरीदा? ये तो बाकाबुची कंपनी का ओरिजिनल है। फिलिप कहता है, मैंने तो बस इसे एक रीसेलर सेलर से 800 यूरोज में खरीदा था। जो सब कहते कहते वो उसे अपने ब्रांडेड जूतों के कलेक्शन के बारे में बताता है। दरअसल उस रिक्शे वाले को भी फिलिप की तरह ही ब्रांडेड जूतों की बहुत नॉलेज थी, इसीलिए वो दोनों मिलकर पैसे कमाने का एक मस्त प्लान बनाते हैं। दरअसल वो दोनों पुराने ब्रांडेड जूतों को फिर से रीडिजाइन करके उसे महंगे दाम में बेचने के बारे में सोच रहे थे। खैर दूसरी तरफ स्टीला का बॉयफ्रेंड टॉम स्टीला की एक दोस्त को रगड़ रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि उसे घर के केयरटेकर से पता चला है कि स्टीला अब अमीर नहीं रही। ये बात सुनते ही टॉम सोचता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो इसके बारे में तहकीकात शुरू कर देता है। अगले दिन फ्रांसिस जब घर पर पुट्टी लगा रहा था तभी टॉम उसके पास आता है। यहाँ पर फ्रांसिस उससे पूछता है, ए छोरा तुझे किसने बताया हम लोग यहाँ पर है और तू क्या ही करने यहाँ पर आया है? जिसमें टॉम कहता है, ससुर जी मुझे पता है आप कैसे अपने बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तब तक वहाँ पर फ्रांसिस के तीनों नालायक भी पहुँच जाते हैं। टॉम यहाँ पर स्टीला से ये झूठ कहता है कि उसने अपने दादाजी की पूरी जायदाद और संपत्ति को बेचकर फ्रांसिस के कंपनी के सारे टैक्स को चुका दिया है। जो सुनते ही वो तीनों भाई बहन उछल पड़ते हैं और उसे सर पर चढ़ा लेते हैं। इधर फ्रांसिस भी उन तीनों को कुछ नहीं कह पाता। खैर इसके बाद से उन तीनों की जिंदगी फिर से पहले के जैसे ही टनाटन चलने लगता है। इसी बीच एक दिन टॉम स्टीला को अपने 4 पहियों में बिठाकर कोर्ट में लेकर आता है और उससे कहता है कि आज अभी वो उससे शादी करना चाहता है। स्टीला भी उसे अपना देने के लिए तैयार थे, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस को भी स्टीला और टॉम के शादी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो स्टीला को कॉल घुमाता है। इधर स्टीला के जगह पर टॉम उस फोन को रिसीव करता है और फ्रांसिस की एक भी बात सुने बिना ही कॉल को काटकर फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब कोर्ट में शादी से पहले टॉम स्टीला को एक दस्तावेज पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है जिसमें लिखा हुआ था कि शादी के बाद उन दोनों का तो पता नहीं, पर वो दोनों अपने अपने जायदाद के 50-50 हकदार बन जाएंगे। यानी बस एक शादी करके टॉम करोड़ों डॉलर्स का मालिक बनने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की शादी होती तब तक वहाँ पर फ्रांसिस अपने दोनों बेटों के साथ पहुँच जाता है और कहता है, बेटी तू उस गद्दार धोखेबाज के साथ शादी मत कर, वो बस मेरे एक मजबूरी का फायदा उठाकर तेरी पैंटी उतारना चाहता है और मेरे मेहनत के पैसों को भी लूटना चाहता है। दरअसल इतने दिनों तक हम लोग जो गरीब थे वो असल में मेरा किया धराया था। मुझे डर था कि तुम लोग नालायक ही रह जाओगे, इसलिए मैंने तुम तीनों को चालाक चौपट बनाने के लिए ये गेम खेला था। इस बात को सुनकर वो तीनों पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाते हैं और फ्रांसिस के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। साथ ही साथ स्टीला टॉम को एक जोरदार थप्पड़ खिलाकर जाती है क्योंकि वो भी उसका फायदा लूट रहा था। इसके बाद से फ्रांसिस को अपने आलीशान महल में अकेला ही रहना पड़ता है क्योंकि वो तीनों ही उसे छोड़कर उस पुराने घर में शिफ्ट हो गए थे। अब ऐसे ही कुछ और महीने गुजर जाते हैं। फिलिप ने उस रिक्शे वाले के साथ मिलकर पुराने जूतों को रिडिजाइन करके उसे बेचने का धंधा भी खोल लिया था, जिससे उसे काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। दूसरी तरफ स्टीला भी बैंक से लोन लेकर अपनी एक खुद की रेस्टोरेंट खोलती है। अलेक्जेंडर भी बड़े बड़े बिल्डिंग में पाइपलाइन का ऑर्डर लेता है और लोगों की लैटरिंग बनाता है। यानी वो तीनों ही अभी अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। आज स्टीला का 22वां बर्थडे है, इसीलिए फ्रांसिस उन तीनों से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे उन तीनों की कमी बहुत महसूस हो रहा था। घर के अंदर जाकर वो उन तीनों से माफी मांगता है और स्टीला को बर्थडे विश करके कहता है
है, बच्चों मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो तुम्हारे हित के लिए किया, और अगर मैं उस दिन ये फैसला, ये कड़ी कदम नहीं उठाता तो आज तुम लोग इस बुलंदी पर नहीं पहुंच पाते और बावली गाइड रह जाते। जो कहकर फ्रांसिस वहाँ से निकल लेता है। इधर उन तीनों को भी अपने पिता की बात समझ जाती है और वो तीनों अपने पिता को ऐसे ही जाने नहीं देते। इसके बाद वो सभी मिलकर स्टीला की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।